Hello everyone, this is Shruti. Welcome back to CrackX. Today we are doing polity series of M. Lakshmi Kant, and we have already covered the chapter 5 till liberty, and the rest of the chapter, that is two objectives are left, जो कि है equality और fraternity. तो इन दो objectives को complete करने के बाद we'll jump to the significance of the preamble, और significance of the preamble करने के बाद we'll come to the conclusion whether the preamble is amendable or not. तो बस इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म है and you will be getting a road map. So let's begin with the chapter equality. तो हमारा preamble ये objective अपने अंदर ये it show कि हमारे constitution का ये objective है कि there should be equality among all individual. जो भी इंडिया में रह रहे हैं among all individual there should be a sense of equality, यानी कि उन्हें adequate opportunity मिलनी चाहिए, उन्हें equal rights मिलने चाहिए. There should never be special privilege given to a particular section. तो सभी को irrespective of वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उनकी क्या रेस है, रिलीजन है, कास्ट है, सेक्स है, irrespective of all these factors, all these diversities, there should be equality, that is absence of special privilege. Okay, so कहा गया है कि टर्म इक्वालिटी का मतलब ही होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जा रही है, बल्कि द बेनिफिट्स ऑल द अपॉर्चुनिटीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल द पीपल इन द सोसाइटी. ठीक है, क्योंकि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होंगे, राइट होंगे, तभी जाके लोगों को इक्वल स्टेटस मिलेगा. अदरवाइज किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो that person will get a greater status than the person who is not getting that privilege. तो इसीलिए टू इंश्योर कि सभी को एक इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए टू अचीव a position or anything in terms of whatever that the rights are also given, that is in terms of law सभी इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. किसी चीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ये नहीं होंगी. दैट इज़ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. दैट इज़ गिवन बाय आवर फंडामेंटल राइट ऑफ आर्टिकल 15. इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ गिवन इन द आर्टिकल 17 की हमारे इंडिया की सोसाइटी इतना डाइवर्स है एंड हमारे सोसाइटी का हिस्ट्री ऐसे रहा है कि शुरू से इंडिया इज़ ऑलवेज बीइंग अ क्लास बेस्ड सोसाइटी. तो जिसमें अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ऐसे डिविजन्स हमेशा से होते आए हैं. सो इन नॉर्म्स को, इन सोसाइटल नॉर्म्स को हमारे हमारे कंट्री से, हमारे लोगों के दिमाग से निकाल फेंकना इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है. दैट इज़ वाई abolition of untouchability as a law, as a fundamental right also given as in our constitution कि अगर कोई भी untouchability practice करता है, उस societal norms को बढ़ावा देता है, untouchability जैसी चीज़ों को, जैसी discredited practices को, तो that is abolished by our constitutional law. एंड दैट इज़ वाई अगर आप ऐसा करोगे तो दैट पर्सन जिसके साथ भी आप ऐसा कर रहे हो वो इश्यू कर सकता है रिट्स डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट एंड यू विल बी पनिश्ड. तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इज ऑल्सो देयर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमॉन्ग पीपल. कि किसी के नाम के आगे जैसे पहले टाइटल्स लगते थे, तो उन चीज़ों को अब एबॉलिश करने की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज वो थोड़ा सा दिखाती है कि दैट पर्सन इज लिटिल बिट having a greater position than the common people. तो ऐसा ना फील हो, किसी भी कॉमन पीपल में ऐसा ना फील हो कि कोई मुझसे है जो बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स, कि क्योंकि उसके पास कोई टाइटल है और शी हैज़ अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ, तो उनको एक टाइटल प्रोवाइड किया गया है बाय गवर्नमेंट एंड दैट इज शोइंग. अगर आपको कोई टाइटल प्रोवाइड करता है तो दैट शोज़ कि आप कॉमन लोगों से थोड़े अलग हो. तो ये ना हो फील, दैट इज़ द सिविक राइट ऑफ द पीपल, कि आपको ऐसा फील ना कराया जाए कि कोई आपसे बड़ा है. यू मस्ट ऑलवेज फील कि यू विल बी गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस इन द कंट्री. तो उसके लिए एबॉलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 में दिया हुआ है. ओके, एंड ये सारी जो है इट कम्स अंडर द सिविक इक्वालिटी. ठीक है, ये हमारे सिविक इक्वालिटी में आता है. पॉलिटिकल इक्वालिटी में आता है कि जैसे आपको इक्वल
राइट्स ऑफ वोटिंग दी जाए। आप जब भी वोट करने जाओ तो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। आप अगर इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे हो तो वो उसी तरीके से दर्ज होगा जैसे एक सोसाइटी के अपर क्लास, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लास बेस्ड सोसाइटी पे बिलीव नहीं करता है, बट दे आर पीपल हु इज़ प्रैक्टिसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो जो अगर मान लो ब्राह्मण है, इट डजेंट मैटर, अगर आप शूद्र भी हो, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर an individual who has all the equal right that the Brahman is also having। तो आप जाकर अपने इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज करा सकते हो। आप उसी तरीके से वोट दोगे जैसे उस ब्राह्मण ने दिया था, एंड इट डजंट gonna be discriminate। that is why it is called the political equality, कि आपको किसी भी पॉलिटिकल मैटर में इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ये हमारे आर्टिकल 325 से इंश्योर होता है। एंड दूसरा जो है कि इलेक्शन टू लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज इज गिवन इन आर्टिकल 326। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिटिकल राइट है हमारा जो आर्टिकल 326 में इंश्राइंड है कि आप इलेक्शन टू लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए जो इलेक्शन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज होगा, एंड इट विल बी एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्टिंक्शन और डाइवर्सिटी। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट इज आर्टिकल 39 में हमारा दिया है, ये होता है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, तो ये देता है कि मेन एंड वुमेन शुड बी पेड इक्वली एंड शुड हैव इक्वल एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर इक्वल वर्क कर रहे हैं तो दे मस्ट हैव इक्वल पे। देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि कोई मैन है या वुमेन है सो दे विल बी paid unequally। It should not be like that। So this is secured by the article 39 and everybody is going to get a adequate means of livelihood। Then comes the fraternity। तो जैसे ही आपको equality provide की जाती है, आप equal status provide किया जाता है, तो you feel dignified and fraternity ensures कि there is a sense of brotherhood। So fraternity का मतलब ही होता है sense of brotherhood, अपनत्व। ठीक है, आप किसी से कितना अपनत्व फील कर सक रहे हो। आप ऐसा तो नहीं देख रहे किसी को कि वो मुझसे छोटा है या मुझसे बड़ा है। ठीक है, आपको अपना, जैसे आप खुद को देख रहे हो आप वैसे ही दूसरों को देख सको। ठीक है, दैट इज़ व्हाट फ्रैटर्निटी मीन्स। एंड ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है इस फीलिंग को बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। वी आर गिवन द सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम। तो उससे हमें फील होता है कि हाँ, मैं भी एक भारत का नागरिक हूँ एंड द पर्सन सिटिंग बिसाइड मी इज़ ऑल्सो अ citizen of India, so you will feel a sense of brotherhood। that is how the brotherhood is promoted। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है जो आर्टिकल 15A में है। इट ऑल्सो टेल्स कि हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, एवरी सिटीजन की ये ड्यूटी होनी चाहिए टू प्रमोट हारमनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी। इवन दो दीज डाइवर्सिटीज आर देयर, इसे इग्नोर करते हुए यू मस्ट हैव, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीज़न कि आपस में एक हारमनी हो, खुशनुमा माहौल हो एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड हो। आप खुद को एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया देखो, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ एनी रीजन रिलीजन आप खुद को डिस्टिंक्टिव बताओ दूसरों से। यू मस्ट फील कि हाँ, जो मैं हूँ वो ही ये सामने वाला बंदा है, या जिस देश में मैं रह रहा हूँ उस देश के सभी नागरिक मेरे भाई बहन हैं। Then the preamble declares कि fraternity has assured two things, that is the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। जब आप ऐसा फील करोगे कि there are the people who are equal of you, then you will be seeing them with equal dignity, right? आप उसे बड़ा या छोटे तरीके से नहीं देखोगे, but that person will also have a dignity and you will also feel dignified because you are also being seen by other people as a equal, by an equal eye। तो ये सेंस ऑफ इक्वालिटी और डिग्निटी प्रोवाइड करती है और यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करती है। बिकॉज इफ़ अगर छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, सब चीज़ इक्वल है, एवरीबडी इज लुकिंग एट देमसेल्फ विद रिस्पेक्ट, तो क्यों ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्यों ही इंटरनल डिस्टर्बेंस क्यों होंगी। सो दैट इंश्योर्स कि हमारे कंट्री में यूनिटी बना रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ so much of diversity there is going to be unity and integrity if there is a sense of brotherhood in every citizen। ठीक है, एंड इंटीग्रिटी वर्ड हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ था,
तो वी ऑल नो कि 2-3 वर्ड्स हुए थे, एंड यहाँ पे अभी आपने देखा कि इंटीग्रिटी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इस एक्ट के द्वारा 2 जो और वर्ड्स हुए थे preamble में ऐड, दैट यू हैव टू write down in the comment section. Then according to K.M. Munshi, a member of the drafting committee of the Constituent Assembly, the phrase dignity of the individual, जो K.M. Munshi जो member भी थे असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कहते हैं कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिग्निफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ इंश्योर नहीं करता मटेरियल बेटरमेंट, बल्कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप को भी मेंटेन करता है और रिकॉग्नाइज करता है कि पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सैक्रेड। हर किसी की जो यूनिक पर्सनालिटी है, चाहे सोसाइटी कितने भी डाइवर्स हो, द पर्सन हु इज हैविंग दैट डाइवर्सिटी, एवरीबडी in themselves are unique and is sacred. उन सभी की पर्सनालिटी इज़ वेरी मच रिस्पेक्टफुल। तो ये सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट ही नहीं इंश्योर करता है फ्रैटर्निटी या डिग्निटी, कि आप डिग्निटी में हो, दैट इज़ यू आर गिविंग द इक्वल डिग्निटी, दैट डजंट मीन कि यू विल बी हैविंग द इक्वल मटेरियल बेनिफिट्स ओनली। वो तो है ही, बट उसके साथ साथ एक रिकग्निशन ऑफ पर्सनैलिटी है आपका एज अ सैक्रेड, कि आपके जो पर्सनैलिटी इज सैक्रेड, इवन इफ देयर इज अ ट्राइबल ग्रुप हु सीम्स बाय बाय द आइज ऑफ आवर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटल नॉर्म्स, वो ऐसे उनको देखा जाता है कि वो बड़े आउटकास्टेड है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे सपोर्ट नहीं करता। फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट ट्राइबल पीपल, दैट ट्राइबल पर्सन इज ऑल्सो एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज यू आर और अदर पीपल आर। तो every individual's personality is sacred, and this is highlighted through some of the provisions of the fundamental rights and directive principle of the state policy. तो जब आप fundamental rights, कुछ fundamental rights और directive principle of state policy इसे ensure करती है कि this is what a constitution mean, that is to ensure dignity of the individual. और article 15A में dignity को protect भी किया जाता है of women by stating कि it shall be the duty of every citizen of India to renounce practices that are derogatory to the dignity of women. तो women की dignity के लिए कोई भी practice जो कि derogatory है, that should be renounced, that should be avoided, that should be, ceded. And also makes it duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न कि आप अपने कंट्री की सोवर्निटी को, आज़ादी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, हमेशा अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते रहो। दिस इज़ व्हाट द फंडामेंटल ड्यूटीज टेल्स अस। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन दोनों ही साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशंस को के टर्म्स में नेशनल इंटीग्रेशन को की बात करता है। दैट इज़ कि जब हम बोलते हैं कि यूनिटी और इंटीग्रिटी, तो यूनिटी मीन्स देयर इज़ अ यूनिटी ऑफ द पीपल अमॉन्ग देमसेल्व्स, एंड दस देयर इज इंटीग्रिटी, दैट इज़ द इंटीग्रिटी ऑफ आवर टेरिटरी, ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज इंश्योर्ड। ठीक है, जब यूनिटी होगी तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सब एक साथ हार्मनी में रहेंगे, तो क्यों ही कोई देश अलग होगा, टूटेगा या आपस में टूटने की कोशिश करेगा। देयर विल बी इंटीग्रिटी अमॉन्ग एवरीथिंग, right, in terms of territorial manner, in terms of psychological manner also. Then article 1 of the constitution describe करता है कि हमारा कंट्री यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो सभी लोगों को कि किसी भी स्टेट को इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी डाइवर्सिटीज उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों में है बाकी स्टेट से, सभी यूनियन है, सभी इंडियन के इंडिया का पार्ट है, ठीक है, सो सभी इंडियन है, एंड दस दे हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम इंडिया। वो खुद को आज़ाद घोषित नहीं कर सकते, वो खुद को अलग नहीं कर सकते इंडिया में, बिकॉज दे हैव टू बी इन द यूनियन, दे हैव टू फॉलो ऑल द इंटीग्रिटी एंड फ्रैटर्निटी रूल्स। ठीक है, ये ओवरकमिंग करता है हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन में जो भी हिंड्रेंसेस आ सकती हैं ड्यू टू डाइवर्सिटी, उसे ओवरकम करने का काम करता है फ्रैटर्निटी। एंड लाइक कॉम्युनलिज्म होता है, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, Caesarism, I don't know what this is. So secessionism, and so on. तो जो भी regional casteism, whatever type of inequality that is there are different community, different region, different caste, different languages that has been followed.
and different section, that is sectionism, तो is there, and इन सभी के वजह से जो भी हिंड्रेंसेस आ सकते हैं, जो भी हमारे इंटीग्रिटी में बाधा आ सकती है, उन सब को ओवरकम करने का काम बस ये एक वर्ड फ्रैटर्निटी जिसे अगर प्रमोट किया जाए तो वो कर सकता है, एंड वो करता है. सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल एम्बॉडीज करता है बेसिक फिलोसफी ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज़, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस. जो भी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज़ अ पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस, वो प्रियम्बल एम्बॉडीज करता है, अपने अंदर समेटता है, एंड दैट टेल्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. एंड इट कंटेन्स अ ग्रैंड ऑफ नोबल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे जिनका ये सपना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, इट रिफ्लेक्ट्स दैट कि हाँ, ये मतलब हमें समझ में आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे या कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने में लोग जुटे हुए थे, उनका क्या सपना था, वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन या कैसा देश चाहते थे. इट रिफ्लेक्ट्स टोटली इन द प्रियम्बल. तो सर राधा कृष्ण स्वामी अय्यर बोलते हैं, जो कि असेंबली के ही एक मेंबर थे, कि प्रियम्बल जो है वो हमारे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्सप्रेस करता है जो हम ड्रीम कर रहे थे इतने समय से. तो जो भी एस्पिरेशंस थे, ड्रीम थे इन लोगों के, द प्रियम्बल टेल्स अबाउट दैट. के.एम. मुंशी जो कि मेंबर हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो बोलते हैं कि हॉरोस्कोप ऑफ द सोवर्निटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. फिर पंडित ठाकुर दास बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे, कि जो प्रियम्बल है वो मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि और वो इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बताते हैं, एंड अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी बताते हैं. ठीक है, ये एक ज्वेल सेट बताते हैं ऐसे, एंड प्रॉपर यार्ड स्टिक बताते हैं जिस पे एक इंसान मेज़र कर सकता है कि क्या वर्थ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ आइडेंटिटी कार्ड ना, तो people have their opinion, and this is the opinion of certain constituent assembly members and jurists. कि अर्नेस्ट बार्कर जो कि इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि प्रियम्बल एक की नोट है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बिना पूरा पढ़े एक आइडिया लगा सकते हो कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी गोइंग टू कंटेन. एंड ही वॉज सो मूव बाय द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल कि उन्होंने ये कोट किया अपने बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में, कि द प्रियम्बल इज की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फिर एम हिदायतुल्ला जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि प्रियम्बल रिसेंबल करता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट इज मोर दैन अ डिक्लेरेशन. इट इज़ द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो ले डाउन करता है पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, कि हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है. इट इज़ लेड डाउन in our preamble only, and it contains a solemn resolve with nothing but a revolution can alter. ये ऐसा resolve है जिसे सिर्फ एक revolution ही alter कर सकता है, otherwise it is so much form, you know. फिर बहस शुरू हुआ कि प्रेम्बल पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का. तो ये कंट्रोवर्सी whether it is a part of the constitution or not is there, and in the Behroubari Union case, which is a very important case to remember, in 1960 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल जो है वो जनरल पर्पस शो करता है बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो भी जनरल पर्पस था उसे शो करने की कोशिश प्रेम्बल करता है. इसीलिए ये की है टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इन चीज़ों को माइंड में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं. सो इट इज़ अ की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द टर्म्स यूज्ड इन एनी आर्टिकल आर एम्बिगियस और कैपेबल ऑफ मोर दैन वन मीनिंग. सम असिस्टेंस एट इंटरप्रिटेशन में बी टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स एंश्राइंड इन द प्रियम्बल. तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो इट इज़ समवट sometimes difficult for even the Supreme Court to interpret what the articles is actually meaning, क्योंकि समटाइम्स दो मीनिंग निकल के उस चीज़ के आने लगते हैं. उसे ब्रॉडर सेंस में तोड़ना एंड एलैबोरेट वे में उसका इंटरप्रिटेशन करने में हमारा जो प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव्स है, समवट इट हेल्प्स द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट करेक्टली.
about any provision that is given in the constitution. ठीक है. और डिस्पाइट दिस रिकॉग्निशन सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, इस सिग्निफिकेंस के होते हुए भी कि इसने ये इतना हेल्प करता है टू टू द सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन अच्छे से हो सके अबाउट एनी कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न दैट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पेसिफिकली कहा कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. उन्होंने कहा सिर्फ ये कि की टू माइंड है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, बट पार्ट नहीं है. लेकिन केशवानंद भारती केस में जो 1973 में हुआ, उन्होंने रिजेक्ट किया अपने अर्लियर ओपिनियन को, जो उन्होंने कहा था कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. इसे रिजेक्ट किया एंड कहा कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. और जो प्रियम्बल है वो एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और इसीलिए इसे रीड और इंटरप्रेट करना चाहिए इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल वर्जन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल. ठीक है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रीड और इंटरप्रेट किया जाता है बाई जो भी वर्जन हमारे प्रियम्बल का दिया है उसके थ्रू. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर एक और केस हुआ, दैट इज़ LIC ऑफ इंडिया केस ऑफ 1995, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. सिर्फ एक बार इन्होंने कहा था कि नॉट अ पार्ट, फिर इनने अपनी गलती समझ आई और इनको इम्पोर्टेंस समझ में आया कि इट्स जस्ट नॉट अ की टू द constitutional makers, but it is very important because it helps so much in interpretation of any of the provision of the constitution. It gives us so much of idea कि क्या आइडिया रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का उस प्रोविज़न को डालने के पीछे. दैट इज़ वाई इन्होंने फिर इसे रिजेक्ट किया अपने प्रीवियस ओपिनियनर को, और फिर लास्ट में इसे दोनों ही बार LIC ऑफ इंडिया केस में एंड दिस केशवानंद भारती केस में इसे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया. तो इसीलिए लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को भी इनैक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद के द्वारा, बट आफ्टर अ रेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनैक्टेड. तो लेकिन इसे लास्ट में इनैक्ट किया गया था जब सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न इनैक्ट हो गए थे. आफ्टर दैट दिस वाज इनैक्टेड एंड द रीज़न फॉर इंसर्टिंग द प्रियम्बल एट द एंड वाज इंश्योर एंड दैट इट वाज इन कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो जब प्रियम्बल फॉर वोट के लिए फॉरवर्ड किया गया था, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, इस मोशन को अडॉप्ट किया गया और करंट ओपिनियन के थ्रू जो कि सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, द प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and is in consonance with the opinion of the founding father of the constitution. And this is what the opinion of the founding father of our constitution was also, कि जो preamble है is a part of the constitution है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं. इवन दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर टू थिंग्स दैट हैज़ टू केप्ट इन द माइंड. दैट इज़ प्रियम्बल ना तो सोर्स ऑफ पावर है टू लेजिस्लेचर, ना ही प्रोविज़न है अपॉन पावर ऑफ लेजिस्लेचर. प्रियम्बल इज़ अ आइडेंटिटी कार्ड ओनली, बट इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि ये बताता है कि क्या प्रोविज़न के पीछे का मकसद रहा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आर्टिकल्स और बाकी प्रोविजंस की तरह ये किसी सोर्स ऑफ पावर है टू द लेजिस्लेचर. प्रियम्बल्स इज़ नॉट एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर और अ लिमिटेशन ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर. ठीक है. ये जस्टिशिएबल भी नहीं है. दैट इज़ जो भी प्रोविज़न प्रियम्बल में दिए हुए हैं वो इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है. आप इन्फोर्स नहीं कर सकते. प्रियम्बल में कोई चीज़ है और वो प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो आपको वो प्रियम्बल से जो जुड़ी जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढ कर आपको उस आर्टिकल पे सवाल उठाना. आप प्रियम्बल पे सवाल नहीं उठाओगे. आप प्रियम्बल को जाकर के बेसिस पे जस्टिस नहीं मांगोगे. ठीक है. इन फॉर एक्सप्लेनेशन, मान लो कहा जाता है कि हमारा सेक्युलर वर्ड दिया है प्रियम्बल में और हमारा कंट्री फॉलो नहीं कर रहा सेक्युलरिटी को इन टर्म्स ऑफ, अगर ऐसा किसी इंडिविजुअल को लगता है तो वो जाकर प्रियम्बल पे सवाल नहीं उठाएगा. वो सेक्युलर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो उन पे सवाल उठाएगा कि ये आर्टिकल फॉलो नहीं हो रहा. आप प्रियम्बल की वर्ड पे जाकर सीधा सीधा सवाल नहीं उठाओगे, बिकॉज प्रियम्बल इज़ नॉन जस्टिशिएबल. ये तो बस बताता है कि हमारा नेचर है कंट्री का. आप जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब आप इसके थ्रू समझ सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर से रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस हो. दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो इसीलिए इस पर सवाल नहीं उठता है. ठीक है.
Then it comes to amendability of the preamble, whether the preamble is, अब जैसे कि कहा गया कि नॉन जस्टिसेबल है, ये अमेंडेबल है या नहीं. तो ये जो क्वेश्चन है अमेंडेबिलिटी का, whether the preamble can be amended under Article 368 or not, ये पहली बार आया था by the केशवानंद भारती केस. ओके, ये जो केशवानंद भारती केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस बिकॉज इट हैज़ गिवन सम वेरी लैंडमार्क जजमेंट्स. एंड उसमें से एक ये था कि जो प्रियम्बल है वो केशवानंद भारती केस ने अर्ज किया था कि जो प्रियम्बल है वो अमेंड नहीं हो सकता क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. जस्ट आफ्टर द बेरूबारी यूनियन केस, जिसमें ये कहा गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हमारा प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसके जस्ट बाद हुआ था केशवानंद भारती केस, एंड इसमें ये कहा गया था कि प्रियम्बल के टर्म्स को अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो पार्ट है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का. एंड इसी में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था ये प्रोविज़न कि नहीं, हमारा जो पहला ओपिनियन था दैट वाज रॉन्ग एंड नाउ द प्रियम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये जो पिटिशनर थे इन्होंने आर्टिकल 368 के थ्रू कहा गया था कि ये बेसिक एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रियम्बल में इंश्राइंड है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सी बेरूबारी जो यूनियन के ये जो बेरूबारी यूनियन केस था इसमें कहा गया कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जस्ट कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इट वॉज प्रियम्बल को कहा गया था कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, उसके बाद आया जस्ट केशवानंद भारती केस. ठीक है, जिसमें क्योंकि अभी तक तो नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था तो इसमें इन्होंने अर्ज किया कि आर्टिकल 368 के थ्रू प्रियम्बल के जो टर्म्स है इसको नहीं किए जा सकते अमेंड बिकॉज ये तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, और आर्टिकल 368 के थ्रू उन चीज़ों को अमेंड ना किया जाए जो बेसिक फीचर फॉर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक एलिमेंट्स और फंडामेंटल फीचर बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे जो प्रियम्बल में इंश्राइंड है उसे अमेंड करने का कोई हक नहीं है. और इसलिए भी क्योंकि ये पार्ट भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 368 के थ्रू ये अमेंड नहीं हो सकता. तो जब ये केस उठा तो रियलाइज हुआ सुप्रीम कोर्ट को कि जो प्रियम्बल है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ नॉट टू टेल इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रॉन्ग. दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हालांकि उन्होंने कहा कि इज ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज़ डन टू द बेसिक फीचर. तो अमेंडमेंट तो हो सकता है बिकॉज नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है दैट कैन बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 13. ओके, आर्टिकल 368 एंड दिस प्रोविजन इज गिवन इन आर्टिकल 13 कि अमेंडमेंट हो सकते हैं बट बाय आर्टिकल 368. बट कहा गया कि अमेंडमेंट होंगे बट बेसिक फीचर का जो डॉक्ट्रिन है इट केम बाय दिस केशवानंद भारती केस एंड इसी में ये लैंडमार्क जजमेंट दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट कि जो बेसिक फीचर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का दैट कैन नॉट बी टच्ड बाय एनीबडी. वो किसी के द्वारा टच नहीं किया जा सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए. जो भी फंडामेंटल फीचर जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बना हुआ है उससे अगर आप बेस को अगर आप हाथ लगाओगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज इनवैलिड. ठीक है, इट इज़ सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि कोई भी अमेंडमेंट बेसिक फीचर्स में नहीं होने चाहिए. दिस वॉज व्हाट गिवन इन द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973. ठीक है, अदर वर्ड्स में कहा जाए कि कोर्ट ने कहा कि बेसिक एलिमेंट्स या फंडामेंटल फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और या तो प्रियम्बल में हैं वो ऑल्टर नहीं किया जा सकता है बाय द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. ठीक है, तो हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक एलिमेंट्स पे बना है एंड दैट दोज एलिमेंट्स आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल. अगर इस किसी भी एलिमेंट को रिमूव किया जाता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड इट विल नॉट बी द सेम कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी आइडेंटिटी मेंटेन्ड है प्रियम्बल में या बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इट इज़ सेड टू बी मेंटेन्ड. तो जो अमेंडिंग पावर है वो cannot be interpreted so as to confer power on the parliament to take away any of these fundamental or basic characteristics of the polity. तो जो ये amending power है ये इतनी अनलिमिटेड नहीं है कि आप जाकर बेस को ही चेंज कर दो. You cannot change the basic elements, fundamental elements of the constitution
इवन दो यू हैव बीन गिवन अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 368, आप बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटी को हाथ नहीं लगाओगे। एंड द प्रियम्बल अभी तक में सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है, दैट इज़ बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसमें 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, ऑल्दो दिस अमेंडमेंट वॉज सेड टू बी वैलिड, क्योंकि इससे कुछ भी रिपील नहीं हुआ था, 3 टर्म्स ऐड हुए थे जो कि एक्चुअली में बता रहे थे कि हाँ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, सेक्युलरिटी को ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा सेक्युलरिटी, एंड इंटीग्रिटी इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव। तो ये तीनों वॉज वैलिड बिकॉज इट वॉज करेक्ट, ये हमारे बेसिक फीचर को हाथ नहीं लगा रहे थे, सो दिस अमेंडमेंट वॉज कंसिडर्ड एज वैलिड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट chapter 5 about the preamble, and if there is any doubt just comment down below, and इसके बाद एक छोटा सा रोड मैप होगा इस चैप्टर का, and the chapter is going to be complete हो चुका है, you just have to memorize it, and then for the multiple revision just have to refer to the road map that I'll be giving in the next video. So let's meet in the next video. उसके बाद हम अपना chapter 6 follow करने वाले हैं, chapter 6 पढ़ेंगे. Till then, take care. Thank you.